Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। पारंजी तमिल सिनेमा के एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अपनी फिल्म्स के थ्रू सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में खुलकर बात करते नजर आते हैं। स्पेशली आप उनकी फिल्म में अपर क्लास और लोअर क्लास के डिवीजन, उनके बीच का पॉलिटिकल एस्पेक्ट और उनके बीच का स्ट्रगल को काफी क्लियरली देख सकते हैं। और इन्हीं सेम पॉइंट्स को लेकर वो फिर से आए हैं अपनी तमिल मूवी सरपट्टा परंबरई में। कहने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सरपट्टा परंबरई कहानी है मिड 70s के नॉर्थ मद्रास की, जहां बॉक्सिंग का कल्चर ब्रिटिश के टाइम से फॉलो हो रहा है। इस फिल्म का किरदार कबीला सरपट्टा क्लैन से बिलोंग करता है जो बॉक्सिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी मां उसको बॉक्सिंग के लिए अलाउ नहीं करती। फिल्म में कई सारे क्लैंस की बातें हुई हैं, मगर फिल्म का मेन पार्ट बात करता है सरपट्टा परंबरई और एडियापा परंबरई की राइवलरी के बारे में। इसी राइवलरी में सरपट्टा के कोच रंगन सर एडियापा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन बन जाती है। इस सिचुएशन को देखते हुए कबीला बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, क्या रंगन सर चैलेंज जीत जाते हैं, कबीला के निजी जीवन में और बॉक्सिंग रिंग में क्या संघर्ष आता है, उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो से उनके बॉक्सिंग कल्चर पर, कबीला पर और मद्रास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानने के लिए देखिए सरपट्टा परंबरई ओनली ऑन Amazon प्राइम। मुझे पूरी मूवी में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि डायरेक्टर ने जो जितने भी सोशल इश्यूज उठाए हैं, भले ही वो क्लास डिवीजन हो, अपर क्लास और लोअर क्लास का, या फिर पॉलिटिकल सिनेरियोज दिखाने में, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली दिखाई हैं चीजें, विद नेम्स दिखाई हैं, विद क्लिप्स दिखाई हैं, विच वॉज वेरी ब्रेव एंड वेरी नाइस टू सी। तुम देखोगी उसमें कि कहीं पे भी कुछ मैनिपुलेशन नहीं है कोई बात कहने में, कि ऐसा नहीं कि कुछ घुमा फिरा के बात हो रही है। सारी बातों को बहुत डायरेक्टली बोला गया है, चाहे वो अपर क्लास जो लोअर क्लास है उनके बीच का जो स्ट्रगल है, उनके बीच का जो पॉलिटिक्स जो चलती है, चाहे उस टाइम पे जो भी इमरजेंसी लग गई थी उसका जो इफेक्ट हुआ था उन लोगों पे और उन लोगों का क्या रिएक्शन था, उसको भी बहुत ऑनेस्टली डायरेक्टली दिखाया है। क्योंकि उन लोगों ने तो पूरी तरह से उसके खिलाफ रिवोल्ट किया था कि नहीं, हमको ये चीज मंजूर नहीं है। तो मद्रास का जो टेक है उसको बहुत डायरेक्टली दिखाया है उन्होंने। जैसे कि अगर हम देखें जो कबीला का कैरेक्टर था उसमें भी अलग अलग लेयर्स हैं, मतलब वेरिएशंस है उसमें है। एग्जैक्टली जो जैसे वो स्टार्टिंग में थे, ही वाज नॉट द सेम पर्सन एट द लास्ट, और जितनी मतलब टाइम के साथ साथ कैरेक्टर्स की ग्रोथ दिखाई गई है। और मेरे को लगता है कि बहुत डीप कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, बहुत ओरिजिनल कैरेक्टर्स दिखाए गए, मैं ये बोलूँ, क्योंकि इंसान एक जैसा नहीं होता हर किसी के साथ। वो जो डिफरेंट शेड्स है वो सब बहुत क्लियरली दिखाई गई हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं कहूंगा कि तुम देखोगी एक बहुत अच्छी चीज जो उन्होंने की है कि स्टोरी के थ्रू, जैसे तुमने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं बहुत डेप्थ में शो किए गए हैं, तो स्टोरी भी उतनी डेप्थ में शो की गई है ना। और क्योंकि स्टोरी जो है रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो रियल जो इंसिडेंट हुआ उन पर बेस्ड है, और कहानी में जितने भी किरदार हैं उनके इमोशंस को इस तरह से दिखाया गया कि वो इतने लॉजिकल लगते हैं मुझे, सारे जो किरदारों के जो इमोशंस है, क्योंकि किसी भी किरदार का इमोशन फिक्स नहीं है पूरी फिल्म में। बहुत कुछ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिहेव कर रहे हैं। तुम देखोगी कि आर्या का जो कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया, कबीला का जो कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने अपने किरदार में कितना वेरिएशन दिखाया है, और ये चीज डायरेक्टर के हाथ में जाती है कि वो किस तरह शो कर रहा है किसी किरदार को। सिर्फ कबीला का कैरेक्टर ही नहीं, पूरी फिल्म में जो नेगेटिव कैरेक्टर जिन लोगों ने प्ले किए हैं उनके भी वेरिएशन दिखाए गए हैं डायरेक्टर के थ्रू। वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इमोशंस को पूरा स्पेस दिया गया कि आप सच में समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा होगा, उसने जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया होगा। एग्जैक्टली हर एक कैरेक्टर की मैं बोलूंगी कि प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिखाए गए हैं, भले ही वो लीड ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी दिखाया गया। मुझे ये चीज ऐसी मूवीज बहुत पसंद आती हैं जिसमें जो लीड कैरेक्टर होता है या फिर जो एक्चुअल में हीरो होता है उसको आइडल नहीं दिखाया जाता, फैंटेसाइज नहीं किया जाता कि ही इज द राइट पर्सन, वो बिल्कुल सही करेगा हमेशा, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन। करेक्ट, वो भी मिस्टेक्स कर सकता है, उसके सर पे भी पावर का वो जो नशा है वो चढ़ सकता है, जो इस मूवी में एक्चुअली में होता है। तो वो जो चीज दिखाई है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत रिलेटेबल है। सो आई लाइक दैट अप्रोच ऑल्सो कि हर एक कैरेक्टर को उन्होंने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दी है, बहुत रियलिस्टिक पाथ दिया है। मूवी आई थी, मैं कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ दोनों मूवीज का, क्योंकि तूफान भी रिसेंटली आई थी और हमने वो मूवी भी देखी है। अगर आप तूफान का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हम आई बटन पे उसका लिंक डाल देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली ही आई थी और वो सेम प्लॉट पे ही है, आई वोंट से स्टोरी सेम है बट प्लॉट कहीं ना कहीं सेम है, स्पोर्ट मूवी टाइप का ही है ना वो भी। तो मुझे एक चीज इस मूवी में जो उसमें मुझे मिसिंग लगी वो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने वो स्पोर्ट को ना जाने नहीं दिया,
वो जैसे अगर बॉक्सिंग पे मूवी है तो उनका फोकस बॉक्सिंग ही है, बॉक्सिंग के अराउंड स्टोरी चल रही है, लीड के अराउंड स्टोरी नहीं चल रही है, बॉक्सिंग जो है वो फोकस में ही है। दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस मूवी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे आर्या के बारे में, जिन्होंने कबीला का कैरेक्टर निभाया है। हालांकि आर्या की रेंज बहुत अच्छी है एक्टर वाइज, लेकिन उनको बहुत ऐसे चांसेस नहीं मिले हैं जहां पे वो प्रूव कर सके। ये फिल्म उनके लाइफ की एक माइलस्टोन फिल्म है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद मुझे लगता है कि आगे के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही हैज शोन इन दिस मूवी। आर्या ने कबीला के किरदार में बहुत अच्छी खासी वेरिएशंस दिखाई हैं, जहां पर एक तरफ वो बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग करता है, थोड़ा उसको एंगर इशू भी है और इतनी अच्छी मस्कुलर बॉडी है, और साथ में इनोसेंस भी कैरी करता है वो समय समय पर। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग से हट के उसके पर्सनल लाइफ की, तो वहां पे वो बिल्कुल एक अलग ही किरदार नजर आता है कि मतलब गलती करता है तो बहुत जिस तरह से रोता है अपनी माँ के सामने, वाइफ के सामने, वहां पे दिखता है कि नहीं, इस किरदार के अंदर सिर्फ एंगर इशू या बॉक्सिंग का लड़ने का जज्बा ही नहीं, कुछ ना कुछ एक गलतियों वाले गिल्ट भी कैरी करता है वो। और वो जो चेंज दिखाया उन्होंने जब वो बॉक्सिंग में दोबारा लौट कर आते हैं, दैट वाज वेरी नाइस, बिकॉज यही चीज दिखाई गई तूफान में भी दिखाई गई थी, किस तरह से वो वापस बॉक्सिंग में आता है। बट I was more convinced with Arya in this movie. I was more invested in this movie, I would say. Yes. कि मुझे ये मूवी देखते हुए मुझे कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक लगे या फिर मुझे इतने रिलेटेबल लगे कि मैं उन कैरेक्टर्स के साथ इन्वेस्ट हो गई, मैं स्टोरी के साथ इतनी ज्यादा जुड़ गई कि मुझे पता नहीं चला कि ओके 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है कि 3 घंटे की मूवी खत्म हो गई। इवन अगर तुम देखो तो जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, मेरे को लगता है कि वो लंबा दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रॉपर एक अच्छा खासा टाइम लिया ट्रांसफॉर्मेशन में, विच इज ऑल्सो मेरे हिसाब से मेरे को एक ऑफ पॉइंट लगा ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि ही वॉज वेयरिंग बॉडी बैग, आई गेस उन्होंने वेट नहीं गेन किया था, वो बॉडी बैग, वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा क्योंकि वो मुझे दिख रहा था सीन्स में। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट लिटिल ऑफ उस वाले में। बट वो कुछ सेकंड्स के लिए था। उसके बाद जिस हिसाब के शॉट्स चल रहे थे, वो सी के अंदर उनकी जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, जितनी सारी चीजें चल रही थी, दे वर अमेजिंग, दे वर रियली अमेजिंग। मतलब मैं ये भूल गई कि ओके ठीक है, मुझे कोई चीज ऑफ लगी थी, बिकॉज इतना खूबसूरत आगे के सीन्स चल रहे थे। इस फिल्म में एक और बहुत ही शानदार अभिनेता है पाशुपति, जिन्होंने कबीला के कोच का रोल निभाया है, रंगन। और मैं कहूंगा कि ये फिर से उन्होंने एक मेमोरेबल किरदार दे दिया है हम सभी को, क्योंकि इससे पहले उन्हें असुरन में देखा होगा धनुष जी के साथ। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया है, बहुत ही अलग किरदार निभाया है, जो कि एक ऐसा कोच का रोल प्ले किया है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही रिजिड है अपने रूल्स को लेके, बॉक्सिंग को लेके, और ट्रू है अपने बॉक्सिंग को लेके। एग्जैक्टली जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग सा है, बहुत मोटिवेटिंग भी है, एट द सेम टाइम वेरी मोटिवेटिंग। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों वो अगर ये स्टेप लिया उन्होंने तो क्यों लिया है। ही वाज वेरी स्मूथ, ही वाज फ्लॉलेस। उनका एंगर, उनका फ्रस्ट्रेशन जो भी उन्होंने दिखाया है, इट सीम्स लॉजिकल। एक और कैरेक्टर जो इस मूवी का मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है, वो है जिन्होंने मरियम का कैरेक्टर प्ले किया है, जुशारा, राइट। उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू वॉच हर। मतलब देयर वॉज अ सीन जिसमें वो रूम के अंदर आती है, उनकी शादी होती है, जस्ट अभी भी शादी हुई होती है, एंड वो रूम के अंदर घुसती है एंड शी स्टार्ट डांसिंग लाइक सो वियर्डली, एंड I was laughing really loud, and I was like, okay, this is nice. और इतना रिलेटेबल लगता है उनका कैरेक्टर, जिस हिसाब से उनके डायलॉग्स दिए गए हैं, उनकी कैरेक्टर को जिस हिसाब का फ्रीडम दिया गया है, जितनी वो फ्री और मैं बोलूंगी कि फायरी टाइप की हैं वो, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है सामने, एंड शी नोज कि उनको फैमिली को कैसे हैंडल करना है, उनको अपने हस्बैंड को कैसे हैंडल करना है, बच्चे को कैसे हैंडल करना है। She was amazing and I just loved her character. She was so good, so good. और एक और कैरेक्टर जो इस मूवी में मुझे बहुत पसंद आया, जिसका स्विच मुझे बहुत पसंद आया, that was Dancing Rose. Dancing Rose, yeah. He was really good with the moves also. जो fight sequences जो नाम है उसके अकॉर्डिंग पूरा he was, मैं देख के जस्टिफाई किया उस नाम को, जो नाम दिया गया डांसिंग रोज, पूरा नाम भी जस्टिफाई करता है, वो रिंग में भी जस्टिफाई करता है। वॉच बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग मैच मैंने देखे हुए, बट द काइंड ऑफ बॉक्सिंग ही वाज डूइंग, इट वाज वेरी डिफरेंट एंड इट वाज वेरी नाइस। और उनकी कैरेक्टर को जो स्विच दिया गया है बिफोर थिंग्स हैपेंड और उसके बाद का जो स्विच है उनका, एकदम से जो ही डिड इट वेरी वेल। और इसमें एक और किरदार है जो कबीला के, जिन्होंने फ्रेंड का रोल निभाया है, डैडी का, जिनका नाम है जॉन विजय, एक्टर का नाम जॉन विजय है। और
इसमें बहुत ही अलग किरदार प्ले किया है, क्योंकि जनरली उनको आप लोगों को नेगेटिव शेड्स में देखा होगा, इसमें वो बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और कॉमिकल कैरेक्टर है उनका थ्रू आउट द फिल्म। लेकिन कॉमिकल तो वो है जहां पे सिचुएशन जिस तरह की है, आपको हंसा रहे हैं अपने एटीट्यूड से, अपने बातों से, लेकिन जहां पे सिचुएशन खराब हो चुकी है वहां पे जिस तरह अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं सीरियसली, मुझे लगता है कि अगर कोई कांस्टेंट सपोर्ट था शुरू से लेकर अंत तक तो ही वॉज डैडी, ही वॉज डैडी फॉर कबीला। कबीला का कोई ट्रू कंपेनियनशिप था तो वो डैडी थे, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक साथ नहीं छोड़ा कभी भी। और उस कैरेक्टर के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, so funny, it was so funny, so nice, but he was doing it really nicely. He was very natural, effortless. और खाली यही किरदार नहीं, इसमें अगर मैं देखूं कबीला की माँ का रोल जिन्होंने निभाया अनुपमा कुमार, उन्होंने एक ऐसी माँ का रोल निभाया है जो सच में उसको पता है कि उसका बेटा अगर बॉक्सिंग में चला गया तो क्या हो सकता है, क्योंकि she has seen so many things. उनके हस्बैंड की डेथ भी इसी कारण से हुई थी, बॉक्सिंग के रिवेंज के कारण, और वो नहीं चाहती कि उनका बेटा उसी राह पे जाए, और वो जो फ्रस्ट्रेशन, जो वो गुस्सा है, इट इज सो मतलब जस्टिफाइड। और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है, आप एक इंडियन मदर को वैसे इमेजिन कर सकते हैं। वेट्टे मुथु कुमार के अलावा एक और एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर निभाया है जॉन कॉकेन ने, बेम्बुली का, जो कि कबीला के अगेंस्ट बॉक्सिंग रिंग में उतरता है। ही वॉज वेरी डेंजरस इनटू दैट। आप जिस तरह से वो लड़ाई कर रहा था, उनका किरदार, वो कोई भी 10 बार सोचेगा कि इससे लड़ाई नहीं करनी है, इससे बॉक्सिंग नहीं करनी। तो खाली फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट ही नहीं, जो छोटे मोटे रोल भी आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो लोग इतने शानदार तरीके से काम करके गए हैं कि आपको एक एक किरदार याद रहेगा, चाहे वो 2 मिनट के लिए क्यों ना आया हो। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म, विद परफेक्ट स्टोरी, विद परफेक्ट कास्टिंग, और एक एक कैरेक्टर को पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है कि आप खुलने का, कि आप उसको कैरेक्टर को समझ सके। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि आके चला गया और आपको पता नहीं चला। एग्जैक्टली, हर कैरेक्टर को प्रॉपर जर्नी दी गई है कि कहाँ से शुरू हुआ और क्या, अगर वो खत्म भी हुआ है तो कहाँ खत्म हुआ है। पर्टिकुलर जर्नी हर कैरेक्टर को दी गई है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक मूवी में दिखाना, बट इस मूवी में उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई। फिल्म के राइटर हैं तमेश प्रभा और पा रंजीत, तो ये सारा क्रेडिट मुझे लगता है कि उन्हीं को जाता है कि उन्होंने जिस हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे हैं इतने डिटेल तरीके से। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जी मुरली, जिन्होंने उस टाइम के 70s के मद्रास को दिखाया है। ये बहुत कमाल की चीज है कि उन्होंने अपने लॉन्ग शॉट्स के थ्रू नॉर्थ मद्रास का विलेज, नॉर्थ मद्रास में जो बॉक्सिंग का कल्चर है उसको बहुत स्टैब्लिश कर देते हैं वो उस लंबे लंबे शॉट से। इवन जहां पे वो विलेज दिखा रहे हैं, जहां पे वो विलेज का ऑरा क्रिएट कर रहे हैं कि एक्चुअली में विलेज है कैसा, वो शॉट्स भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से लिए हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम का जो मद्रास था वहां पे कैसी चीजें थी, क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें, इवन जिस हिसाब का और जिस हिसाब का सेट बनाया गया है वो उस बहुत सोने पे सुहागा वाली चीज है। सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, स्टोरी नहीं, मुझे लगता है कि सेट को भी बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दी गई है। कॉस्ट्यूम्स कितने रियलिस्टिक रखे गए, कहीं से भी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें सब कुछ बनावटी है। कुछ बनावटी नहीं है फिल्म में, ये इतनी रियल फिल्म है जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कॉस्ट्यूम, सेट, हर तरफ से रियलिस्टिक अप्रोच है। और तुम एक और चीज देखोगे, नोटिस किया होगा तुमने कि फिल्म में जो जहां पे इमोशंस दिखाए गए हैं कैरेक्टर्स के, तो इस मामले में जी मुरली जी ने उनके इमोशन को जिस तरह से कैप्चर किया है, वो आपको लगता है कि यार जो बंदा ये झेल रहा है, ये मैं फील कर सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं रखा कि अच्छा एक पर्सन का इमोशन दिखा रहे हैं और कट टू दूसरे पर्सन का रिएक्शन दिखा रहे हैं। उन्होंने सिचुएशन को ऑकवर्ड होने दिया है। जैसे कि अगर तुम आर्या के क्राइंग सीन्स देखो तो एक टाइम के बाद ऑकवर्ड हो जाता है कि भाई यू नो व्हेन ही इज क्राइंग, बट वो हट नहीं रहा है, वो कैमरा पैन है उस पे, टू मेक यू फील ऑकवर्ड, कि आप फील करिए कि वो किस पेन में है, उसका गिल्ट क्या है उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका दिखाने का, चीजें दिखाने का तरीका। इवन जो फाइटिंग सीक्वेंसेस जिस हिसाब से दिखाए गए हैं वो भी इतने मेरे को लगता है कि इतने अच्छे तरीके से वो भी दिखाए गए हैं जिस हिसाब से ऑडियंस, बॉक्सिंग के फाइट को बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया गया। आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको, आपको लगता है कि यार अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ये अगले मोमेंट में क्या ये हार जाएगा, क्या जीत जाएगा। वो जो क्रिएट किया है ना उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के थ्रू बॉक्सिंग के मैच को, कि आप रियल बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं, ऐसा फील लगा था 2-3 मैच में कि ओके व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लगा था कि इट इज अ टफ फाइट। मुझे नहीं पता कि जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा, बट हाँ, और मैं ये बोलूंगी कि मुझे एक पॉइंट थोड़ा सा लगा स्टार्टिंग में जब मैं मूवी देख रही थी, मुझे लगा कि वो जब मूवी जब स्टार्ट होती है तो बहुत क्लीशे सी स्टार्ट होती है कि एक लड़का है जब जैसे वो विदाउट सीखे जैसे उन्होंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया है, वो लाइक ओके उन्होंने सीखा नहीं, बट देख के जितना उसको आता है, तो स्टार्ट बहुत क्लीशे सा हुआ था। बट जैसे 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 स्टोरी आगे गई, इट वाज वेरी नाइस राइड।
तो ओवरऑल दिस इज द बेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद देखी है। इतने लंबे टाइम के बाद इस तरह की फिल्म देखना मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत सीखने को मिला है मुझे इस फिल्म को देखते हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग इट इज द बेस्ट sports drama film of Par Ranjit, Arya's best performance in a movie. In his career, yeah. And this movie has everything. Emotion, fight sequences, family drama, मतलब you name it and the movie has it. Like इसमें ट्रेजेडी भी है, हैप्पी मोमेंट्स भी है, एंजॉयमेंट भी है, फाइट सीक्वेंसेस भी है, सारी की सारी कंप्लीट पैकेज। या इट्स अ वेरी नाइस मूवी विद द कंप्लीट पैकेज, जो कि आप फैमिली के साथ बहुत आराम से वीकेंड पे एंजॉय कर सकते हो। मुझे लगता है कि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। अगर आपको स्पोर्ट्स मूवी देखना पसंद है, अगर आपको अच्छी कंटेंट की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप, तो इट्स अ वेरी नाइस मूवी टू वॉच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।